हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 7 का, जो था ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स का। हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन की थी इसके बारे में, और साथ ही साथ दो टॉपिक और कवर किए थे, जैसे कि बिल और इनवॉइस क्या होता है, कैश मेमो क्या होते हैं। और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज हम रिसीट्स क्या होती है, चेक्स क्या होते हैं, और पेइंग स्लिप्स क्या होती हैं, डेबिट क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं। आज सब हम इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में करेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमारी जो है कंटिन्यूटी टूटी थी, हम डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सर्टेन रीजंस। लेकिन अब जो है हम डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, और आप उम्मीद करेंगे कि आप हमारी सारे वीडियोस और लेक्चर्स टाइम पर देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 का पार्ट 2। आज हम शुरू करेंगे रिसीट से। रिसीट्स होती क्या है? बेसिकली जब एक सेलर जो है अपने सामान बेचता है, अपने प्रोडक्ट सेल करता है, जब उसे पेमेंट रिसीव होती है, पेमेंट रिसीव होने के बाद एक स्लिप देता है किसको, जो पेमेंट करता है, जो परचेजर होता है उसको एक स्लिप देता है कि मुझे तुमसे पेमेंट मिल गई है। तो वो जो स्लिप होती है उसे हम रिसीट कहते हैं। तो वो कब देता है? जब सेलर जो है प्रोडक्ट अपने डिलीवर कर देता है उसे, और उसके बदले में जो है पार्टी जो परचेज करती है वो उसे पेमेंट कर दे। उसके बदले में जो सेलर है उससे एक रिसीट देता है, स्लिप देता है कि मेरे पास पेमेंट रिसीव हो गई है, तुमने पेमेंट कर दी है, ताकि जो पेमेंट कर रहा है आदमी उसके पास एक प्रूफ रहे कि मैंने पेमेंट करी है, इतना अमाउंट था मेरा, इतनी बिलिंग हुई थी, मैंने ये सामान खरीदा था। ये सारी चीज़ें उसमें रिसीप्ट में रहती हैं। तो ये क्या होता है, जो ओरिजिनल रिसीप्ट होती है पेमेंट होने के बाद, वो सेलर जो है पेमेंट करने वाली पार्टी को देता है, जो ओरिजिनल रिसिप्ट रहती है, और उसकी एक कॉपी जो है वो अपने पास रखता है, ताकि कल को जब वो एंट्री करे, ट्रांजैक्शंस लिखे, तो वो एज अ प्रूफ उसके पास रहे। और कल को जो वेरिफिकेशन करनी पड़े ट्रांजैक्शन में या कोई एरर आ जाता है, तो वो उसे रेफर कर सके, उस दोबारा उस रिसिप्ट को देख सके। तो इसीलिए ये रिसिप्ट दी जाती है इस केस में जब पेमेंट की जाती है। और ये जो रिसिप्ट होती है इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स रहती हैं। इसमें जो बेसिकली कोई भी रिसिप्ट होती है, कुछ पर्टिकुलर फिक्स डिटेल्स रहती है उसमें। उसमें क्या रहता है, सबसे पहले तो उसमें डेट लिखी रहती है कि किस डेट को पेमेंट की गई है। उसके बाद उसमें एक मोड दिया रहता है, मोड ऑफ पेमेंट की पेमेंट जो है आपको कैश से रिसीव हुई है, चेक से रिसीव हुई है, या ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है। तो वो आपको मोड ऑफ पेमेंट उसमें फिक्स रहता है, दिया रहता है रिसिप्ट में कि किस मोड से पेमेंट की गई है। और रिसिप्ट का नंबर रहेगा एक, जो भी रिसिप्ट का पूरी बुक होगी, कौन सा नंबर चल रहा है, रिसिप्ट का नंबर रहता है, जिससे सेलर के लिए आसानी रहती है कि कौन सा रिसिप्ट नंबर मैंने दिया था जो पार्टी जिसने पेमेंट की थी। उसके अलावा क्या रहता है, एक तो लिखा रहता है कि मनी रिसीव्ड फ्रॉम, या कैश रिसीव्ड फ्रॉम, या सिंपली लिखा रहता है कि पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम। उसमें लिखा रहता है कि कौन सी पार्टी से हमें पेमेंट रिसीव हुई है, मतलब कि जिस पार्टी ने पेमेंट की है उसका नाम लिखा रहेगा। और क्या लिखा रहता है, जिस पार्टी को पेमेंट रिसीव हुई है, मीन्स कि सेलर का नाम लिखा रहता है उसमें। रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड टू, ये लिखा रहता है, दोनों पार्टीज का नाम उसमें लिखा रहेगा, जो पेमेंट कर रहा है और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है। मोड ऑफ पेमेंट एक दिया रहेगा। और एक बहुत सी जरूरी चीज भी दी रहती है उसमें कि पर्पस ऑफ पेमेंट, मतलब किस चीज़ के लिए आपने पेमेंट करी है। हो सकता है आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज किया है, कुछ सर्विस ली है, उसमें लेबर चार्जेस लिए हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो जब भी हम कार वगैरह की सर्विस करवाने के लिए जाते हैं वर्कशॉप में, तो जब कार की सर्विस होती है उसमें रिसिप्ट देते हैं पेमेंट करने के बाद, उसमें डिटेल सारी दी जाती है कि जो पेमेंट रिसीव हुई है वो किस चीज़ के लिए हुई है। कार की सर्विस के लिए इतना, जो सर्विस में लेबर लगी, लेबर चार्जेस लगे 3-4 घंटे जिन्होंने मेहनत की, उसमें लेबर लिखी रहती, इतने घंटे की लेबर थी, इतने के आपके मटेरियल थे, जो प्रोडक्ट था वो एड ऑन्स किए गए थे, उसकी पेमेंट लिखी गई है। तो पूरी डिटेल रहती है उसमें कि किस चीज़ की पेमेंट दी गई है। इसका मतलब क्या है, उसमें यह बताया जाता है स्पेसिफिकली कि जो आप पेमेंट कर रहे हो किस रिगार्डिंग पेमेंट है, पर्पस क्या था पेमेंट का। हो सकता है सिर्फ लेबर चार्जेस हो, या कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किया हो तो उसकी पेमेंट हो, या कुछ कोई और तरह की सर्विस रेंडर की गई हो, तो वो भी एक पेमेंट लिखी जाएगी, बताई जाएगी उसमें कि जो भी स्पेसिफिक पर्पस रहा हो इसका। तो ये थी रिसिप्ट की। रिसिप्ट क्या होती है इसमें, नेक्स्ट हम करेंगे रिसिप्ट के बाद कि पेन स्लिप्स क्या होती हैं। चलिए पेन स्लिप की बात करते हैं। पेन स्लिप में क्या रहता है, जो पेन स्लिप है वो क्या है, बेसिकली यूज की जाती है बैंक में कैश या चेक को डिपॉजिट करने के लिए।
अगर आप कभी भी बैंक में गए हों अपने पेरेंट्स के साथ या वैसे अकेले कभी गए हो बैंक में, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक काउंटर होता है जहाँ पे एक स्लिप पड़ी रहती है, काफ़ी सारी बुकलेट पड़ी रहती है उसमें, जो स्लिप्स रहती है उसमें उसमें क्या रहता है कि एक बड़ी सी स्लिप रहती है, वो 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। जैसे इस टाइप के फॉर्मेट होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसकी थोड़ी बड़ी होती है, ब्रॉड होती है, उसमें डिटेल्स फिल करनी रहती हैं और उसी तरह की सिमिलर डिटेल्स जो है राइट साइड वाले में भी फिल्स करनी रहती हैं। बस ये फ़र्क रहता है कि जो राइट हैंड साइड होती है उसकी स्लिप की, वो शॉर्ट होती है, एक लाइन ड्रॉ की गई रहती है बीच में, उससे दोनों को सेपरेट करती है। तो वो क्या होता है, जो राइट हैंड साइड होती है स्लिप की, जो छोटा हिस्सा होता है, उसे हम काउंटर फॉइल पार्ट कहते हैं। तो ये स्लिप में क्या रहता है कि आप बेसिकली पहले तो आपको ये पर्टिकुलरली बैंक्स में ही अवेलेबल रहती हैं, तो वहाँ जाके जब आप कैश डिपॉजिट करते हो या चेक डिपॉजिट करते हो, उसके साथ ये स्लिप अटैच करनी पड़ती है। इसमें सारी डिटेल्स दी जाती है कि कितनी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो। अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो कैश की जो टोटल अमाउंट होगी वो इसमें ऑप्शन दी रहती है, उन्होंने वर्ड्स में लिखना रहता है। जैसे आप 50,000 डिपॉजिट कर रहे हो तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको, इंग्लिश में लिखना पड़ता है उसको अल्फ़ाबेटिकली में, कि उसमें लिखा रहता है अमाउंट इन वर्ड्स लिखा रहेगा, उसमें आपको टाइप करना रहेगा 50,000 ओनली, और उसके साथ ही फिगर्स में भी डालनी पड़ती है वो अमाउंट, आपको 50,000 फिगर्स में भी डालना पड़ेगा, फिगर्स में भी लिखना पड़ेगा 50,000, और 50,000 ओनली भी लिखना पड़ता है आपको उसमें, और अपना नाम लिखना पड़ता है, और उसका नाम लिखना पड़ता, उसका अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है उसमें जिसमें आप डिपॉजिट करवाना चाहते हो, चाहे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो या किसी और के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो, तो ये लिखना पड़ता। ब्रांच कोड होता है कि कौन सी जो बैंक की जो ब्रांच क्या है जिसमें आप डिपॉजिट करने जा रहे हो, उसका ब्रांच कोड लिखना रहता है, और भी छोटी मोटी माइन्यूट सी डिटेल रहती है, डेट रहती है, उस पर डेट लिखनी रहती है। दूसरा उस पर अपने साइन करने रहते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में साइन करने रहते हैं। तो ये सब अमाउंट फिल करते हैं। और इसके बैक साइड में भी एक ऑप्शन रहता है, उसमें क्या रहता है, अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, जो आप पेपर करेंसी आप डिपॉजिट करने जा रहे हो, तो उसमें क्या है, जितनी भी डिनोशंस होती हैं वो आपको नोट करनी रहती हैं। जैसे कि आप 5-500 के कितने नोट डिपॉजिट कर रहे हैं वो आपको बताना पड़ता है कि 10 नोट 5-500 के हैं, 5 नोट जो है 2-2 हज़ार के हो गए, 100 जो 100-100 रुपए के नोट हैं वो कितने होंगे। ये सारी आपको डिटेल्स जो है करेंसी की बैक साइड पे उसके फॉइल स्लिप की बैक साइड में आपको फिल करनी रहती है। उसके बाद आप बैंक की क्यू में लगेंगे, लाइन में, जहाँ पे डिपॉजिट की जा रही है, स्लिप सबमिट हो रही है, कैश डिपॉजिट हो रहा है, उस काउंटर पे जाके जब आपकी टर्न आती है, आप डिपॉजिट करते हो, तो जो काउंटर पे बैठा रहता है, जो डिपॉजिट करता है बैंक का एम्प्लॉय, वो क्या करेगा, उस पे दोनों साइड में बैंक की जो स्टैंप होती है, डिपॉजिट होने के बाद, क्लियर हो जाने के बाद उस पे स्टैंप लगा देगा। स्टैंप लगाने के बाद जो काउंटर फॉइल वाला पार्ट है, जो छोटा पार्ट है रिसिप्ट का, जो छोटा पार्ट है रिसीट का, वो आपको दे देगा, हैंड ओवर कर देगा, वो डिपॉजिटर को मिलता है, एज अ प्रूफ आपके पास रहेगा वो। और जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है बैंक की रिसिप्ट का, स्लिप पे इन स्लिप का, वो अपने पास रख लेता है। यही कैश के, यही जब आप चेक डिपॉजिट करते हो, चेक के केस में भी यही होता है। जब आप चेक सबमिट करते हो तो काउंटर फॉइल वाला पार्ट जो आपको मिल जाएगा, और दूसरा वाला पार्ट जो है बैंक का जो एम्प्लॉय है वो सबमिट करने के बाद अपने पास रख लेता है। तो ये था पे इन स्लिप का प्रोसीजर, कि पे इन स्लिप्स क्या होती हैं, कैश या चेक को डिपॉजिट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, पर्टिकुलरली ये बैंक्स में अवेलेबल रहती हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चेक्स क्या होते हैं। चेक क्या होता है कि जो सबसे पहले तो जो चेक बुक होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करता है। हमारा सपोज किसी एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, जब हम एप्लीकेशन में लिखेंगे हमें चेक बुक चाहिए, या ऑनलाइन अप्लाई करते हैं चेक बुक के लिए, या फिर हम जब बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसी समय जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें ऑप्शन रहता है, वो हम फिल करते हैं, हमें चेक बुक चाहिए। तो अकाउंट ओपन होने के कुछ टाइम के बाद हमें जो है चेक बुक मिल जाती है। चेक बुक है बेसिकली क्या है कि जिसका अकाउंट रहेगा उस बैंक में, उसी को ही चेक बुक दी जाएगी। और जैसे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन किया है, बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही चेक बुक मिलेगी। ये नहीं कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम अकाउंट होल्डर हैं, हम अप्लाई करें कि हमें पीएनबी के लिए चेक बुक चाहिए, या किसी अदर बैंक के लिए, इंडसइंड बैंक के लिए चाहिए, एक्सिस बैंक के लिए चाहिए, एचडीएफसी के लिए चाहिए। तो इन सब के लिए क्या है कि हमारा जो अकाउंट है जिस बैंक में होगा उसी बैंक की हमें चेक बुक मिलेगी। तो वो चेक हम यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए। तो वो जो चेक रहता है
पेइंग स्लिप के जैसा है, ये एक रिसिप्ट रहती है, चेक रहता है, चेकबुक रहती है, उसमें काफ़ी सारे चेक होते हैं। जब आप चेकबुक में से एक चेक निकाल के उसमें डिटेल्स फिल करते हो, फिर आप सबमिट करने जाते हो बैंक को, या फिर आप अदर पार्टी को देते हो जब कोई पेमेंट करनी हो रहती है, तो ये क्या होता है, एज अ प्रूफ भी कई बार यूज़ करते हैं हम लोग। चेक कैंसल चेक रहता है, जो ब्लैंक चेक रहता है उसको कैंसिल करके एज अ प्रूफ भी काम आता है। कई बार उसका अटैच करना रहता है कई डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं, यूज़ होते हैं। जो मेजर पर्पस होता है चेक का, वो पेमेंट्स करने के लिए या फिर अपने ही अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वो चेक में बेसिकली रहता क्या है, इसके साथ भी जो हमने लास्ट अभी टॉपिक कवर किया जस्ट अभी, उसके साथ क्या था, पेन स्लिप जो है, पेन स्लिप का मैंने बताया था 2 पार्ट में रहते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड रहता है, एक राइट हैंड साइड वाला। स्मॉल पार्ट जो रहता है वो काउंटर फॉइल पार्ट होता है। तो इसके साथ भी जो है पेन स्लिप यूज़ की जाती है जब हम चेक में पेमेंट डिपॉजिट करते हैं या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं अमाउंट कोई। तो जो काउंटर फॉइल वाला पार्ट है वो डिपॉजिटर को मिल जाता है, जैसे सेम एज इट इज़ कैश की बेसिस पे मैंने बताया था। पेन स्लिप में कैश में जब डिपॉजिट करते हैं तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो काउंटर फॉइल होता है वो डिपॉजिटर को दे दिया जाता है। इस केस में भी चेक के साथ जब हम पेन स्लिप अटैच करेंगे तो वो वाला पार्ट जो है डिपॉजिटर को दे दिया जाएगा। अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं चेक तो हमें वो काउंटर फॉइल वाला पार्ट मिल जाएगा। तो उसमें भी चेक की डिटेल्स एंटर करते हैं हम। तो चेक की डिटेल्स में रहता क्या बेसिकली, इसमें सबसे पहले रहता है कि एक तो इसमें डेट लिखी रही होगी, डेट का ऑप्शन दिया रहा होगा कि उसमें डेट क्या है, कौन सी डेट का चेक है। अगर मान लो उसी डेट का चेक है, आज मान लो 15th है, 15th ऑफ नवंबर है 2023 है, तो आज आप चेक डिपॉजिट करने जा रहे हो, उस पर आज की ही डेट होगी तो आज सबमिट होगा वो। ये नहीं कि उस पर 15 जो है 15 नवंबर 2023 या आप सबमिट करने जाओ 20th नवंबर 2023 को, तो वो चेक जो है वैलिड नहीं रहेगा। जिस डेट पे आपने चेक सबमिट करना वो डेट अगर लिख दी तो वो उसी डेट तक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो जो है चेक है वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद चेक में और क्या क्या डिटेल्स होती है, इसमें अकाउंट होल्डर जो होता है उसका अकाउंट नंबर होता है, नीचे दिया गया रहता है, चेक नंबर दिया गया रहता है कि नीचे कौन सा चेक नंबर है ये, और उसके जो सारे जो है डिजिट्स हैं वो नीचे दिए गए रहते हैं, कुछ बारकोड में रहते हैं डिजिट जो उसके हैं चेक के। उसके अलावा उसमें लिखा रहता है पे टू, हम किसको पे कर रहे हैं, जिसको पेमेंट करनी चेक की उसका नाम लिखा जाता है। चाहे हम अपने ही अकाउंट में पेमेंट करने जा रहे हैं, डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो उसमें हम मान लो हमारा किसी और बैंक में अकाउंट है, हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रहे हैं चेक को, चेक के थ्रू पेमेंट डिपॉजिट करने जा रहे हैं अपने अकाउंट में, तो उसमें अगर पे टू लिखा होगा तो उसमें हम अपना ही नाम लिखेंगे कि हमें अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट करना है, दूसरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। या तो हम किसी और पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो पे टू में उसका नाम लिखा जाएगा कि हम किसे पेमेंट कर रहे हैं, और इस पे हमारा भी नाम लिखा रहेगा कि ये जो चेकबुक है किसके नाम से है, उसका अकाउंट नंबर लिखा होगा प्रॉपर पूरा इसमें। उसके बाद क्या है, डिटेल्स फिल करने के बाद जो डिपॉजिटर होता है, जो ड्रॉवर होता है, जो चेक बनाता है, जैसे कि हम हैं, मैं चेक बना रहा हूँ, मैं उसमें डिटेल्स लिख रहा हूँ, मैं किसी को पेमेंट करनी है मैंने, तो उस पर क्या है सबसे जरूरी है मेरे साइन होने चाहिए। साइन जब तक नहीं होंगे तब तक वो चेक जो है वैलिड नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, वो चेक की कोई वैल्यू नहीं है बिना आपके सिग्नेचर्स के। वो सिग्नेचर्स जो है जब डिपॉजिट करते हैं वो वेरीफाई भी करते हैं, मैच करते हैं कि जो आपके अकाउंट्स में आप रेगुलर जो है सिग्नेचर्स यूज़ करते हैं उससे मैच भी कर रहे हैं या नहीं। और कई केसेस में कई तरह की पेमेंट्स होती हैं चेक में। कई केसेस में क्या है, जो चेक होता है उसके रिवर्स साइड में भी आपको साइन करना पड़ता है, हो सकता है उसको 2-2 बार साइन करने पड़ते हैं, कैंसिल चेक करना पड़ता है, उसमें हल्का सा क्रॉस करना पड़ता है इसके बैक साइड में, उसके बाद आपको साइन करना पड़ता है अपना। तो वो डिफरेंट फॉर्म हो गए चेक के, इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत है नहीं हमें चेक्स के बारे में। बस इतना ही है कि चेक जो है पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, उस पर डेट लिखी रहती है, इसमें पे टू लिखा रहता है कि जिस पार्टी को हमने पेमेंट करनी है, हमारा नाम लिखा रहेगा, जिसकी चेक बुक है होगी, हमारा अकाउंट नंबर लिखा रहा होगा, और उसमें चेक का एक नंबर होता है जो नीचे लिखा रहता है, उस पर डेट लिखी रहती है। जिस डेट, मान लो उस पर जो डेट हमने एंटर कर दी वो उसी डेट तक ही वैलिड रहेगा चेक। उसके बाद अगर हम डिपॉजिट करने जाएंगे तो वो वैलिड नहीं रहता है। वो चेक जो है पेन स्लिप होती है इसके साथ सबमिट करनी पड़ती है। उस पेन स्लिप में हम चेक की सारी डिटेल्स भरते हैं, जैसे जिस तरह हम कैश की डिटेल्स भरते हैं उसी तरह हम चेक की डिटेल्स भरते हैं। तो उसमें क्या है, पेइंग स्लिप में जो काउंटर फॉइल वाला पार्ट है वो हमें मिल जाता है जब हम चेक डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो चेक के बारे में थी। अब हम नेक्स्ट करते हैं डेबिट और क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं। चलिए हम आज के अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं, डेबिट और क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस जानेंगे। ये जो दो वर्ड हैं आपने बहुत सुने होंगे, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। अब जो डेबिट नोट का मतलब क्या होता है,
ये समझेंगे पहले, और फिर क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। डेबिट नोट क्या है, बेसिकली जो परचेजर होगा, जो गुड्स परचेज कर रहा होगा वो भी बना सकता है, या जो सेलर होगा, सप्लायर होगा, जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, सेल कर रहा है जिनकी, वो भी बना सकता है। तो जो डेबिट नोट है उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, कब जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज मैंने ना मैं एक सेलर हूँ, मैं या सप्लायर हूँ, मैंने प्रोडक्ट सप्लाई किया, सेल किया, या फिर आप एग्जांपल ले लो वी मार्ट में आप शॉपिंग के लिए गए, वहाँ पे आपने जो परचेज की, शॉपिंग की आपने जो भी, अब जब बिलिंग करने गए उसमें क्या है, आपका जो बिल हुआ वो हुआ 4000 रुपीज़। तो जब उसने सेलर ने बिलिंग की, इन्वॉइस कर दी, वो गलती से क्या है लेस अमाउंट पे कर दी, तो जो है सेलर ने जो है, जो काउंटर पे रहा होगा, उसने जो बिलिंग की आपकी गलती से 3700 की कर दी। तो उसमें क्या है, प्रोडक्ट आपने 4000 के परचेज किए थे लेकिन बिलिंग हो गई गलती से 3700 की। तो इस केस में क्या है, जो सेलर होगा उसको आपसे पेमेंट लेनी होगी कि मुझे 300 रुपये और चाहिए, क्योंकि बिल में तो 3700 शो कर रहा है। तो इस केस में क्या करेगा, वो परचेजर जो होगा उसके ऊपर डेबिट नोट बना के देगा तुरंत। वहीं पे एक उनके पास बुक होती है, डेबिट नोट होता है, उस पर सारी अमाउंट्स एंटर करते, डिटेल्स एंटर कर देंगे उसमें बिल की, कि कितनी अमाउंट हमारी बचती है जो हमने परचेजर से लेनी है। डेबिट नोट प्रिपेयर करके परचेजर को देंगे, उसके बदले में परचेजर क्या है, बाकी जो पार्ट पेमेंट बची थी 300 रुपये की, वो उसे पेमेंट कर देगा। तो इसमें क्या समझ आया कि जो डेबिट नोट का मतलब क्या है, बेसिकली डेबिट नोट हम तब प्रिपेयर करते हैं जब हमें किसी से पेमेंट रिसीव करनी रहती है। तो इसी केस में बाय चांस जो कस्टमर ने 4000 की शॉपिंग की थी, 4000 के प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज किए थे, वो सेलर ने, जो काउंटर पे एम्प्लॉय होगा, उसने गलती से जब बिलिंग की वी मार्ट में, तो उसने जो है गलती से जो बिल ड्रॉ कर लिया वो कर लिया 4500 का, वो ओवर प्राइस कर दिया, सिचुएशन होगी। तो इस केस में क्या करेगा कि डेटर्स जो है डेबिट नोट बनवाएगा, या फिर डेबिट नोट खुद बनाएगा, तो वो उसे देगा, सेलर को देगा या सप्लायर को देगा, या फिर जिसने बिलिंग की वहाँ पे काउंटर पे जो प्रेजेंट रहेगा उसे प्रोवाइड कराएगा। तो उसके बदले में क्या है, जो सेलर होगा उसे 500 जो है रिटर्न कर देगा, क्योंकि जो बिलिंग हुई है वो ओवर प्राइस्ड है, 500 की ज़्यादा हुई है। तो इस केस में क्या है, जो परचेजर होगा वो डेबिट नोट बना के देगा, उससे पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो डेबिट नोट का यहाँ रोल क्या रहा कि पेमेंट रिसीव करने के लिए जो है डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है, और ये परचेजर भी बना सकता है, सेलर भी बना सकता है। प्रिपेयर्ड इन केस मनी हैज़ टू बी रिसीव्ड बाय ईदर पार्टी, चाहे वो सेलर के लिए हो चाहे परचेजर के लिए हो, दोनों ही डेबिट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि क्रेडिट नोट क्या होता है। क्रेडिट नोट में क्या होता है, जनरली ये जो है सेलर प्रिपेयर करता है। अब क्रेडिट नोट में वही एग्जांपल लेते हैं कि आप विशाल वी मार्ट में गए, आपने परचेज किया, आपने शॉपिंग की, सपोज 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट परचेज किया उसने, आपने शॉपिंग की, उसके बाद क्या है, शॉपिंग करने के बाद आपने देखा कहीं और गए होगे, मॉल से निकले, आपने शॉपिंग कर ली कि वही प्रोडक्ट मुझे कहीं और सस्ता मिल रहा है, 700 का मिल रहा है या 750 का मिल रहा है, या फिर उस प्रोडक्ट कुछ डैमेज है या कुछ रिटर्न है या आपको साइज़ नहीं प्रॉपर फिटिंग आई। तो आप क्या चाहते हो, जब आप एक्सचेंज के लिए गए वहाँ पे आपने देखा कि उसके अलावा कोई साइज़ था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, या फिर स्टॉक आउट हो गया, तो अब आप क्या कर रहे हो कि आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हो, बदले में आप जो है चाहते हो कि मेरी पेमेंट जो मैंने करी थी वो मुझे वापस मिल जाए। तो हो सकता है वो आपको पेमेंट वापस दे दे, या फिर हो सकता है उनकी पॉलिसी रही हो कि आपको पेमेंट नहीं वापस मिलेगी। तो वो क्या है, दोनों ही केस में एक जो है नोट प्रिपेयर करेंगे जिसे हम क्रेडिट नोट कहते हैं। तो उस नोट में क्या होगा कि उनकी पॉलिसी रही होगी कि हम जो है पेमेंट जो आपको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उसके बदले में क्या करते हैं, वो ये ऑफर देते हैं कि आप जो है इतने ही अमाउंट की कोई और प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कोई और शॉपिंग कर सकते हैं। उसके लिए टाइम दे देते हैं कि विद इन 15 डेज आप किसी भी वी मार्ट से या फिर उसी पर्टिकुलर वी मार्ट से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, या फिर विद इन 1 मंथ कर सकते हैं, वो टाइम फ्रेम दे देंगे आपको। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, क्रेडिट नोट प्रिपेयर करके देंगे कि जो हमने बिलिंग होगी उसका बिल नंबर होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन होगी कि ये प्रोडक्ट खरीदा था इन्होंने, इसमें कुछ डिफेक्ट है या फिर ओवर साइज था या अंडर साइज था, ये इन्होंने रिटर्न किया है, उसके बदले में इनकी इतनी पेमेंट थी, तो इतनी ही पेमेंट का उन्हें जो है 1000 रुपीज़ का एक क्रेडिट नोट प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्रेडिट नोट क्या होता है, वो बेसिकली पैसों की तरह ही काम करता है कि आप जब भी दोबारा उस शोरूम में जाओगे या फिर उस मॉल में जाओगे, वी मार्ट में जाओगे,
तो आप वो क्रेडिट नोट दिखा के जब शॉपिंग करोगे, कोई भी 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा तो वो आप क्रेडिट नोट दिखाओगे, तो वो जो आपका 1000 रुपये का प्रोडक्ट होगा वो कंपनसेट हो जाएगा, आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें टाइम दिया रहेगा कि आप इतने टाइम के अंदर अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है क्रेडिट नोट में इस तरह से, जो सेलर प्रोवाइड करता है परचेजर को। बाय चांस अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर उनकी नो मनी रिटर्न पॉलिसी है, तो उस केस में भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पैसे भी वापस कर दें आपको कुछ टाइम के बाद। तो क्रेडिट नोट प्रिपेयर करके दे देंगे आपको कि आप जो है इस टाइम पे आप पेमेंट ले सकते हैं, आपको जो है पेमेंट प्रोवाइड करवा दी जाएगी, या फिर आपको क्रेडिट नोट बना के देते हैं, उतने पेमेंट की आपको पेमेंट कर देंगे, आप अगर आपने कैश में की होगी, या फिर अगर आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, या फिर जैसे किसी और मोड से पेमेंट की है, तो उसमें क्या है वो अकाउंट डिटेल्स लेंगे, आपको उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसा भी हो केस हो। तो क्रेडिट नोट क्या है, जब पेमेंट रिटर्न करनी हो तब यूज़ किया जाता है, जब पेमेंट रिसीव करनी हो डेबिट नोट यूज़ किया जाता है। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट के जो मैंने वर्ड्स बताए थे, ये बेसिकली रिलेट किससे करते हैं, डेटर और क्रेडिटर से। मैंने आपको बताया था डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं। अगर इस वे में आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि जब क्रेडिट नोट बना के दिया गया है तो उसका मतलब क्या है, सेलर ने क्रेडिट नोट बना के दिया है परचेजर को, तो सेलर के लिए जो परचेजर है वो एज अ क्रेडिटर ही है, क्योंकि सेलर ने परचेजर को पेमेंट करनी है। जब सेलर ने डेबिट नोट बना के दिया परचेजर को, तो सेलर के लिए जो परचेजर है वो डेटर का काम करेगा जिसने उससे पेमेंट रिसीव करनी है। और अगर परचेजर सेलर को डेबिट नोट बना के दे रहा है, उसका मतलब क्या है, परचेजर के लिए सेलर एज अ डेटर काम कर रहेगा जिसने उससे पेमेंट रिसीव करनी है। तो ये डेबिट और क्रेडिट नोट को अच्छे से समझने के लिए आपको उसकी नॉलेज होना जरूरी है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो ये मैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स में अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। तो इसी के साथ क्या है, हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है डेबिट और क्रेडिट नोट्स पे। इसके बाद हमारा अभी भी कुछ टॉपिक्स इसमें रहते हैं, हमारा चैप्टर जो है बहुत कम बचा है, लगभग कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। उसके बाद क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आएंगे आपके प्रैक्टिकल्स के लिए, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, जहाँ से आपके प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल्स जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। हम धीरे धीरे उस चैप्टर को अप्रोच करेंगे। इसके बाद जो लेक्चर खत्म करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा 8 चैप्टर, उसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी अप्रोच करेंगे, वो भी सोल्व किया करेंगे और अच्छे से समझेंगे सारे चैप्टर्स को। तो इसी के लिए आज का हमारा जो लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, और जब बीच में कुछ दिनों में कंटिन्यूटीज़ की ब्रेक हुई थी, डेली बेसिस पे वीडियोस नहीं अपलोड हो रही थी, अब आपको डेली बेसिस पे वीडियोस जो है मिल जाएंगी एक फ़िक्स टाइम पे। और साथ ही साथ जो है, जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस भी ओवर हो चुका है, लगभग 1 या 2 लेक्चर्स बचे होंगे उसमें। अब जो है हम 12th स्टैंडर्ड्स के लिए इकोनॉमिक्स का जो है सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं और रोबिन सर दोनों ही आपको इकोनॉमिक्स जो है कवर करवाएंगे, तो उसके भी लेक्चर हम अब जल्द ही अपलोड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल लीडिंग क्लासेस, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।